आज यहाँ हम लोग एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के बारे में जानेंगे। तो व्हाट आर द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स? एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स तो जैसे कि नाम से पता है कि माइक्रोब्स को मारने वाली दवाएं हैं। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के कई सारे बेसिस हैं। कई सारे बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई करते हैं। जैसे अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन किन किन चीज़ों पे बेस्ड है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन पहला टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले कि किस तरह का कैसा ऑर्गेनिज्म है जिसके खिलाफ हम दवा देना चाहते हैं। तो ये हो गया पहला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है केमिकल स्ट्रक्चर, कि जो हम दवा दे रहे हैं उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है और जो ऑर्गेनिज्म है उसका क्या है केमिकल स्ट्रक्चर। तीसरी जो चीज़ है इसमें एक्टिविटी, के जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग हम दे रहे हैं उसकी एक्टिविटी कैसी है, कि ये साइडल है या फिर स्टैटिक है। तो दो तरह की एक्टिविटी होती है एंटी माइक्रोबियल दवाओं की, या तो साइडल या स्टैटिक। साइडल दवाएं जो है, साइडल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ज़्यादातर हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन के अंदर देते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन के अंदर देते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बेसिस कौन कौन से हो गए? टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, केमिकल स्ट्रक्चर, एक्टिविटी, इसके साथ साथ सोर्स, यानी कि इनको दवाओं को एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को प्राप्त करने के सोर्स क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस। तो दो सोर्सेज हैं, या तो हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करें, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, या फिर सिंथेसाइज इन लैब, या फिर लैब में बनाया जाए, परफॉर्म्ड इन लैब्स। तो वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं, उनको हम क्या देते हैं? एंटीबायोटिक। इनको हम क्या कह देते हैं? एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। और ऐसी दवाएं, ऐसे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स जो प्लांट से ऑब्टेन होती हैं या फिर लैब में बनाए जाते हैं, ये हो जाते हैं नॉन एंटीबायोटिक्स, नॉन एंटीबायोटिक्स। तो ये चार बेसिस हो गया क्लासिफिकेशन का। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है जिसके बेसिस पे हम सारी दवाएं पढ़ते हैं वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि जो एंटी माइक्रोबियल दवा हम दे रहे हैं उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, अब वो किस तरीके से काम करता है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई। आगे देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर ये दवाएं कितने तरह की हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं वो कितने तरह के हैं? टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पर अब जैसे हम इसको यूँ समझ लें, एक रफ डायग्राम लेते हैं। जैसे मान लीजिए बैक्टीरिया है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, डीएनए है। तो इसके अंदर ये सबसे बाहर वाली जो दीवार है ये इसका सेल वॉल है। इसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन जो कह लें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये अंदर में डीएनए है। और हम जानते हैं कि ये जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन होता है, इसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है।
और फाइनली ट्रांसलेशन के प्रोसेस से प्रोटीन बनता है। तो ये हमारे पास प्रोटीन भी है। इसके साथ साथ हम जानते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, तो यहाँ पर मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं मेटाबॉलिज्म, समझने के एतबार से। तो अब अगर हम ऐसा एंटीमाइक्रोबियल दवा दें जो इसके सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे, तो पहला टाइप ऑफ दवा हो जाएगा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोक दें तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर। सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर हम प्रोटीन के बनने को रोक दें तो भी हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। अगर हम डीएनए के सिंथेसिस को रोक दें तो डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर। या फिर मेटाबॉलिज्म ना आवे दे तो मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। तो इस तरीके से 3, 4, 5 तरह के एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंथेसिस इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, डीएनए सिंथेसिस इनहिबिटर और मेटाबॉलिज्म इनहिबिटर। अब हम इसमें डिटेल में पहले देखेंगे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। कौन कौन सी दवाएं हैं जो सेल वॉल के बनने को रोकती हैं। तो यहाँ पर पहला है हमारा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में जो दवाएं हैं उनमें एक दवा है फॉस्फोमाइसिन। फॉस्फोमाइसिन माइल्ड यूटिलाइज में यूज करते हैं इस दवा को। ब्रॉड स्पेक्ट्रम है फॉस्फोमाइसिन। बीटा लैक्टैम ग्रुप की जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर हैं। तो दूसरा हो गया हमारा यहाँ पर बीटा लैक्टैम्स। बीटा लैक्टैम्स। इसके साथ साथ बेसिट्रासिन लोकल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भी क्या है हमारा सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। बेसिट्रासिन। बेसिट्रासिन लोकल यूज करते हैं इसका। टॉपिकल यूज ये भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इसके साथ साथ वैनकोमाइसिन। वैनकोमाइसिन भी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होता है। वैनकोमाइसिन। एक और दवा है साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन। तो इस ग्रुप की जो भी दवाएं हैं ये सब क्या है, ये सब के सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स हैं। वैनकोमाइसिन जो है दिस इज अ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक और ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को किल करता है। वैनकोमाइसिन इज अ ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक। ये ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक है। किल्स इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हमारे सामने ये सब के सब दवाएं जो हैं ये सब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, जिनके अंदर ये बीटा लैक्टैम ग्रुप की जो भी दवाएं हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमारे काम का है बीटा लैक्टैम ग्रुप की दवाएं। सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में फॉस्फोमाइसिन, बीटा लैक्टैम्स, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन। साइक्लोसेरिन ज़्यादातर इस ग्रुप की दवाएं टीबी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ट्यूबरकुलोसिस में। तो नाउ हम आगे बढ़ते हैं और बीटा लैक्टैम्स ग्रुप की दवाएं पढ़ते हैं। बीटा लैक्टैम।
तो बीटा लैक्टम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। जिसके अंदर इस बीटा पोजीशन पर नाइट्रोजन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन होता है। इस वजह से हम इसका नाम बीटा लैक्टम देते हैं। और ये जो है हमारा दिस इज द बीटा लैक्टम रिंग, बीटा लैक्टम रिंग, दिस इज साइड रिंग। इस ग्रुप की जो भी दवाएं हैं उसमें कॉमन क्या है, बीटा लैक्टम रिंग, बाकी साइड रिंग तो होते ही हैं। तो बीटा लैक्टम रिंग, तो बीटा लैक्टम के अंदर जो दवाएं आती हैं, जो एंटीबायोटिक्स आते हैं, उनके अंदर बीटा लैक्टम के अंदर जो दवाएं हैं, पेनिसिलिन ग्रुप की सभी दवाएं, पेनिसिलिन, सारे पेनिसिलिन बीटा लैक्टम, इनके साथ साथ सिफेलोस्पोरिन, सिफेलोस्पोरिन ये भी बीटा लैक्टम है। तो पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, इसके साथ साथ कार्बापेनम्स, कार्बापेनम्स बीटा हैं, ये भी बीटा लैक्टम ग्रुप की दवाएं हैं। कार्बापेनम्स और मोनोबैक्टम्स, मोनोबैक्टम्स, ये सब बीटा लैक्टम ग्रुप की दवाएं हैं। तो अब हम एक एक करके पेनिसिलिन ग्रुप की सभी दवाएं पढ़ेंगे, फिर सिफेलोस्पोरिन देखेंगे, फिर कार्बापेनम्स देखेंगे, फिर मोनोबैक्टम्स देखेंगे। तो आई होप ये बात यहाँ तक समझ आई होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहला पेनिसिलिन, सबसे पहले पेनिसिलिन्स। तो सबसे पहला जो पेनिसिलिन था उसका नाम पेनिसिलिन जी है, पेनिसिलिन जी, यानी कि इसको कहते हैं बेंजाइल पेनिसिलिन, बेंजाइल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के साथ कुछ प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पेनिसिलिन के साथ? प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं पेनिसिलिन के साथ? तो ये ओरल नहीं दे सकते हैं क्योंकि एसिड लबाइड होता है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ओरल नहीं दे सकते बिकॉज दिस इज एसिड लबाइड, ओरल नहीं दे सकते इसको। इसके साथ साथ शॉर्ट एक्टिंग है, नैरो स्पेक्ट्रम है, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है, एलर्जी कॉज करता है। तो शॉर्ट एक्टिंग है। तीसरा नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम है इसका। चौथा रेसिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में। ओरल नहीं दे सकते, शॉर्ट एक्टिंग है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, रेसिस्टेंस डेवलप हो जाता है इसके अगेंस्ट और एलर्जी कॉज कर सकता है। और हम जानते हैं इसकी वजह से जो एलर्जी होता है उसको हम एनाफाइलेक्टिक शॉक कहते हैं या फिर एनाफाइलैक्सिस। तो धीरे धीरे पेनिसिलिन के अंदर ये जो सारे प्रॉब्लम्स इसको ठीक किए गए और इससे पेनिसिलिन डेरिवेटिव दवाई बनाई गई, पेनिसिलिन डेरिवेटिव्स बनाए गए। तो इसके सॉल्यूशंस ढूंढे गए। सबसे पहला सॉल्यूशन ओरल का सॉल्यूशन ढूंढा गया। तो ओरल जो पेनिसिलिन बना वो बना पेनिसिलिन बी, क्योंकि इसको ओरल नहीं दे सकते थे। तो अब इसका पहला ये जो पहला प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन ढूंढा गया और इसके सॉल्यूशन में क्या दवा बनाया गया? पहले बनाया गया पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन बी, पेनिसिलिन बी, यानी कि फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। इसको क्या कहते हैं? फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन। तो सबसे पहला इसके साथ साथ और भी कुछ दवाएं बनाई गई पेनिसिलिन डेरिवेटिव, जैसे ऑक्सासिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन, क्लोऑक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोऑक्सासिलिन, क्लोऑक्सासिलिन, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट दवा एम्पिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन एंड एमॉक्सिसिलिन। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चलने वाली दवाएं एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन।
तो ये जो पहला प्रॉब्लम था इसका कि इसको ओरल नहीं दे सकते थे क्योंकि इसे दवाई था। तो पेनिसिलिन डेरिवेटिव बनाए गए जिसको हम ओरली दे सकते हैं। तो ओरली जो पेनिसिलिन दे सकते हैं उनमें पेनिसिलिन बी, ऑक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, फ्लोक्सासिलिन, एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, इन दवाओं को हम ओरल दे सकते हैं। तो पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो। अब इसके बाद ये शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसको लॉन्ग एक्टिंग बनाने के लिए इसके साथ प्रोबेनिसिड्स को जोड़ दिया गया। एडजंक्ट के तौर पर प्रोबेनिसिड्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये सबसे पहली बात यह है कि शॉर्ट एक्टिंग क्यों थे। शॉर्ट एक्टिंग क्यों थे? क्योंकि इनका ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था। शॉर्ट एक्टिंग इसलिए थे क्योंकि ट्यूबुलर सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था। तो इनके साथ हमने क्या किया, एडजंक्ट के तौर पर प्रोबेनिसिड्स का इस्तेमाल किया। प्रोबेनिसिड्स जो है ये इसकी ट्यूबुलर सिक्रीशन को कम कर रहे हैं, यानी कि इसके एक्सक्रीशन को कम कर रहे हैं। यानी कि ये जो पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रहे हैं। तो अगर पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को इनहिबिट करेगा तो दवाई बॉडी में ज़्यादा देर तक रुकेगी और ये ऑटोमेटिकली लॉन्ग एक्टिंग होगा। तो इस तरह से ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ये ओरल और शॉर्ट एक्टिंग। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। अब इसके साथ जो अगला प्रॉब्लम था कि नैरो स्पेक्ट्रम था। तो ये जो नैरो स्पेक्ट्रम था, तीसरा प्रॉब्लम इसका नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफेक्टिव था। तो बाद में क्या किया गया, पेनिसिलिन डेरिवेटिव बनाया गया और इसको वाइड स्पेक्ट्रम बनाया गया। तो इसको सॉल्व किया गया, इसका सॉल्यूशन, और इसको वाइड स्पेक्ट्रम बनाया गया। तो वाइड स्पेक्ट्रम यानी कि ये इफेक्टिव हुआ ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव। तो पेनिसिलिन के कौन कौन से डेरिवेटिव्स जो कि वाइड स्पेक्ट्रम हैं, उनमें एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, जिसकी बात हमने पहले कर ली, एमोक्सिसिलिन और एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकासिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकासिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकासिलिन, मेस्लोसिलिन, एस्लोसिलिन और पिप्रासिलिन। मेस्लोसिलिन, पिप्रासिलिन, पिप्रासिलिन, एक और दवा एस्लोसिलिन। तो ये सारी दवाएं जो कि पेनिसिलिन डेरिवेटिव हैं, ये सब के सब वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन, यानी कि ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव दोनों के। और साथ साथ ये इफेक्टिव है स्यूडोमोनास के, साथ साथ ये इफेक्टिव है स्यूडोमोनास के भी, इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे पेनिसिलिन के साथ कि वो ओरल नहीं दे सकते थे, तो पेनिसिलिन को ओरल बनाया गया, उसका पेनिसिलिन डेरिवेटिव बने जो कि ओरली दे सकते हैं। इसके साथ साथ शॉर्ट एक्टिंग थे तो उनको प्रोबेनिसिड्स के तौर पे, उनको लॉन्ग एक्टिंग वाला प्रोबेनिसिड्स को एडजंक्ट के तौर पे उनके साथ जोड़ के उनके ट्यूबुलर सिक्रीशन रोक के उसको लॉन्ग एक्टिंग बनाया गया। इसके साथ ही नैरो स्पेक्ट्रम था। तो नैरो स्पेक्ट्रम था तो सिर्फ इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव था, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसको वाइड स्पेक्ट्रम बनाया गया, और जो वाइड स्पेक्ट्रम है तो ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव के भी और ग्राम नेगेटिव के भी। तो
उनमें ये सारी दवाएं हैं जो कि वाइड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन हैं। तो आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो इसके आगे हम लोग डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।